नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त बड़ी जो खबर है जिससे शुरुआत कर रहे हैं आज 4 बजे की, वो खबर मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारियों को लेकर है। दोनों तरफ से, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जो खेमे हैं पूरी जबरदस्त तैयारियों में लगे हैं, कमर कस रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए जो पार्टियां जिस तरीके से तैयारी कर रही हैं, बीजेपी में काफी हलचल है। बीजेपी मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 5 बजे बैठक होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में जो रणनीति है पार्टी की, उसको लेकर चर्चा होगी। माना यह भी जा रहा है कि आज की बैठक में पार्टी की उन सीटों के लिए रणनीति तैयार की जाएगी जहां पर पार्टी अपने आप को कमजोर मानती है। साथ ही साथ आज की बैठक में मौजूदा विधायकों के कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी। तो अहम बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की ये, खास तौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव को नजर रखते हुए। अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, ये जो मीटिंग है 5 बजे होगी, प्रमुख बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से ही तैयारी में जुट गई है। जमीन पर क्या रणनीति कारगर होगी उस पर भी समीक्षा होगी। क्या टिकट्स को लेकर भी कुछ बातचीत इस पे होनी है? अभी देखिए, टिकट्स पर बातचीत हो सकती है, लेकिन टिकट्स घोषित शायद ही हों, क्योंकि इतनी जल्दी बीजेपी घोषित करती नहीं है। जल्दी चुनाव में उम्मीदवार घोषित करने का अपने नुकसान है, क्योंकि अगर आप नाम घोषित कर देते हैं, जो उनके विरोधी होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी पर जो टिकट चाहते हैं वो उनके खिलाफ सक्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे में इसके कई नुकसान भी हैं। तो बीजेपी या कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी अमूमन ऐसा नहीं करती हैं। बीएसपी या जो छोटे दल है इस तरह के हैं वो करते हैं, लेकिन बाद में इन मौके पर वो भी अपने उम्मीदवार बदल देते हैं। लेकिन बहरहाल जो बीजेपी की अपनी रणनीति है वो ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है कि मध्य प्रदेश में जहां पर कि एक बार फिर से वो सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी बड़े पैमाने पर मानती है कि वो है, और कई विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों के खिलाफ नाराजगी है। तो ऐसे में जमीनी आकलन किया जा रहा है कि कहां कहां पर दिक्कतें आ सकती हैं और इस लिहाज से आगे वहां पर क्या करना चाहिए। यह भी एक बड़ा जो है रणनीति का बिंदु है। दूसरा बिंदु यह भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से थोड़े वोट ज्यादा आए थे, लेकिन 5 सीटें कम आई थी, जिसके चलते उसकी 2018 में सरकार नहीं बन पाई थी। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में लाकर तोड़फोड़ करके उन्होंने अपनी सरकार बना ली है, लेकिन फिर भी कई चुनौतियां उनके सामने अभी हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में खासतौर से किस तरह से समीकरण साधना है, इस पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कांग्रेस जहां विपक्ष में है और कर्नाटक के अपने गारंटी वाले फार्मूले को लागू करना चाह रही है, तो उसको किस तरह से बीजेपी काउंटर करे, यह भी एक प्रमुख चर्चा का मुद्दा है। और महत्वपूर्ण बात यह कि बीजेपी इतने दिनों पहले ही, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, आपको याद होगा कि 2018 में अक्टूबर के पहले सप्ताह में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ था। तो इस लिहाज से अभी करीब 2.5 महीने हैं, लेकिन 2.5 महीने पहले अगर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर रही है तो जाहिर सी बात है कि वो फूक फूक कर कदम रखना चाहती है और किसी भी तरह से ऐन वक्त पर फैसले करने की नौबत ना आए, ये सुनिश्चित करना चाहती है। हमने देखा था अंकित किस तरह कर्नाटक में आखिरी वक्त पर कुछ सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए थे और जिसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। बिल्कुल। अखिलेश जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं। ये इस बार हमने कई राज्यों में हमने देखा कि बीजेपी ऐन वक्त पे या तो मुख्यमंत्री बदल देती है, या जैसे कि हमने कर्नाटक में भी देखा कि मुख्यमंत्री का नाम नहीं घोषित किया गया था। तो क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर भी कुछ इस तरह की रणनीति सामने आने वाली है? निश्चित तौर पर देखिए, तीनों ही राज्यों में बीजेपी कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करके नहीं जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश जहां पर सरकार है, जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान तो बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है ही। अगर बीजेपी उन्हें दरकिनार करती तो कांग्रेस पार्टी को एक मुद्दा मिलता है कहने के लिए कि देखिए बीजेपी को अपने ही मुख्यमंत्री के काम पर विश्वास नहीं है। तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा है, लेकिन शिवराज अकेले चेहरा नहीं रहेंगे, ये तय कर दिया गया है। क्योंकि जो यात्राएं बीजेपी निकालने जा रही है 5 अलग अलग क्षेत्रों से, उनमें जो क्षेत्रीय नेता है उनको तरजीह भी दी जाएगी। तो केवल शिवराज का चेहरा नहीं है, वीडी शर्मा को भी नहीं बदला गया है, वो भी एक प्रमुख चेहरा है। और इसके अलावा अन्य जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी रहेंगे। और चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, इन तीनों ही प्रमुख राज्यों में बीजेपी के सामने एक सबसे बड़ा चेहरा जो है वो पीएम मोदी का भी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को जो स्थानीय नेता उनसे ज्यादा विश्वास, लेकिन इसका फायदा नुकसान दोनों ही है और देखना होगा कि किस तरीके से इन चुनाव में इसका असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से ही जुड़ी हुई खबर। बीजेपी के खेमे में क्या चल रहा है ये आपने देखा, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 66 कमजोर सीटें जो हैं उसको खास तौर से फोकस करके
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उस पे फोकस करने को कहा गया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि काफी हमारे अच्छे उम्मीदवार तैयार हुए हैं और वहां पर हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे नतीजे आएंगे। मैं कह सकता हूं कि लोगों में जोश है, भारतीय जनता पार्टी से निराशा है। मुख्यमंत्री की घोषणा है पूरी नहीं करने के बाद लोगों को निराशा जरूर हुई है, इसलिए इस बार बेहद अच्छे नतीजे हमारे पास आएंगे। वहीं दिग्विजय सिंह ने यह भी बात भी स्वीकारी कि कई जगह पर हमारा संगठन अभी कमजोर है और कांग्रेस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। हम अनुशासित अगर रहें तो पार्टी के साथ वफादारी करें, कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। कमजोर होने को लेकर उन्होंने बोला कि संगठन में कमजोर होने की जो बात है उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार 2018 से हमारा संगठन लगातार मजबूत जरूर हो रहा है। तो कांग्रेस भी कमर कस रही है। खास फोकस 66 सीट जहां पर कांग्रेस कमजोर है उस पर रखा गया है। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार अनुराग, आपके राज्य में सरगर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। जो चुनावी मौसम जैसे जैसे करीब आ रहा है, हर पार्टी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है। ये 66 का क्या फेल है कांग्रेस पार्टी के लिए और क्या इस पर नियंत्रण करने के लिए, पार पाने के लिए तैयारी है? बिल्कुल अंकित, और कुछ देर पहले दिग्विजय सिंह ने हमारे साथ ही एक बातचीत में, वो बैरसिया इलाके में जा रहे थे तो अपनी गाड़ी में ही हमारे साथ एक खास बातचीत की और उसमें ये सारी बातें बताई उन्होंने, जो भी आपने बताई। थोड़ी देर में दर्शकों को के लिए वो इंटरव्यू भी हम दिखा पाएंगे। उन्होंने खुद माना, दरअसल जो 66 सीटें थी जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को ये जिम्मा सौंपा था, ये वो 66 सीटें हैं। जैसे भोपाल की अगर बैरसिया या गोविंदपुरा विधानसभा की बात करें, जहां से बाबूलाल गौर पूर्व मुख्यमंत्री आते थे, कृष्णा गौर उनकी बहू अभी यहाँ से विधायक है, तो ये वो सीटें हैं जहां 5 दफे या इससे ज़्यादा वक्त से बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। देखिए, अगर मैं मोटा मोटी मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीटें हैं, वहाँ गणित ऐसा बैठता है कि 80 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी परंपरागत रूप से मजबूत है। सारा खेल 70 सीटों का होता है। जो ये 66 सीटें हैं, ये बीजेपी के खेमे वाली 80 सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस को कभी कभार पहले सफलता मिली थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों से कांग्रेस के उम्मीदवार लगातार यहां पर हार रहे हैं। और ये सीटें मुख्यतः तो मालवा निमाड़ की हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ सीटें विंध्य में भी हैं, कुछ बुंदेलखंड में भी हैं। जैसे मैंने बताया कि भोपाल संभाग में भी बैरसिया और गोविंदपुरा की वो सीटें हैं जहां पर खास फोकस रखने के लिए कहा गया था। तो फरवरी मार्च में ही दिग्विजय सिंह ने यात्रा शुरू कर दी थी। लगभग 5-6 महीने वो इन सारे इलाकों में घूमे, सारे जिलों में घूमे, सारे विधायकों से बात की जो उनके पूर्व थे या जो नेता थे, मंडल बूथ स्तर तक के नेताओं की बात की, उनकी बातें सुनते गए। कई मौकों पर देखा गया वो डायरी में बैठकर उनकी बातों को नोट करते थे। और उसके बाद अब हमसे खास बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया है कि इन सीटों पर उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी जान पड़ रही है और अनौपचारिक तौर पर कांग्रेस के लोग हमें बता रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि इन 66 सीटों में हो सकता है वो 50% सीटें इस बार जीत लें, ऐसा कांग्रेस का दावा है। तो जो अपनी सीटें हैं उसके अलावा, क्योंकि कुंजी यही है कि आप 70 या जो बीजेपी की 80 सीटें हैं उसमें सेंध लगा दें। 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा 115 उससे दूर हो गई थी। हालांकि कांग्रेस को बीजेपी से वोट प्रतिशत उस वक्त भी कम मिला था, लेकिन सीटें ज्यादा बढ़ गई थी। अंकित, अनुराग ने जो इंटरव्यू किया है दिग्विजय सिंह का, उसको थोड़ी देर में चलाएंगे। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त ये पूरी जो रणनीति बन रही है, खासतौर से मध्य प्रदेश को लेकर जो पूरी सरगर्मी चल रही है, उस पर बात करने के लिए राशिद किदवई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सौरभ मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद जी, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगा, मध्य प्रदेश को लेकर दोनों ही पार्टी काफी उत्साहित जरूर दिखाई पड़ रही हैं। कांग्रेस को उम्मीद है जो पिछली बार नहीं हो सका वो आंकड़ा इस बार जरूर क्रॉस कर लेंगे, लेकिन मामा भी लगातार एक के बाद एक घोषणाएं कर करके लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। जी देखिए अंकित, दोनों राजनीतिक दलों की समस्याएं जो है वो अलग अलग है। मध्य प्रदेश जो है वहां पर कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता हैं, एक तो जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं कमलनाथ और दूसरे दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह ने अपने आप एक ये भूमिका ले ली है कि 66 सीटों में जहां कांग्रेस ट्रेडिशनली कमजोर रही है वहां वो कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश में है, क्योंकि उनकी वहां कोई और भूमिका नहीं होती। उनका बेटा पिछली बार जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, तो अपने बेटे का भी वो भविष्य को थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन कोई कांग्रेस के तौर से औपचारिक रूप से मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को ये 66 सीटों की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो जानते हैं कि दोनों कमलनाथ और
दिग्विजय सिंह दोनों बहुत ज्यादा सीनियर लीडर हैं, तो इस तरीके से उनको उनके ऊपर छोड़ रखा गया है कि आप उसको हैंडल करें। जहां तक भाजपा है वहां उसकी स्थिति थोड़ी सी अलग है। भाजपा में देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान भाजपा के इतिहास में सबसे ज्यादा दिनों में टिके रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, मतलब लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा का पूरा चुनाव है। भाजपा की दिक्कत यह है कि भाजपा चाहती है कि चेहरा ना हो। अब यहाँ पर समस्या शिवराज सिंह के, या तो शिवराज सिंह के पक्ष में वोट पड़ेगा या शिवराज सिंह के खिलाफ वोट पड़ेगा। ये राजनीति के ऊपर डिपेंड करता है कि एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी कितनी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार नहीं किया जा सकता, और यही बड़ी दुविधा है। देखिए, भाजपा जो है आजकल जो भी राज्य में चुनाव होता है वो मोदी जी के नाम के ऊपर चुनाव लड़ती है। मोदी जी चेहरा होते हैं और अमित शाह उसके चीफ आर्किटेक्ट या कैंपेनर होते हैं। तो इस मॉडल में, लेकिन उस मॉडल को मध्य प्रदेश में लागू करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से जो कांग्रेस के काफी सारे लोग के साथ आ गए थे, 28 एमएलए 22-28 एमएलए, उनकी वजह से भी बड़ी समस्या, क्योंकि हर सीट के ऊपर एक सिंधिया खेमे का उम्मीदवार है, पिछली बार हारा था या जीता था। उस तरह से समीकरण जो है बहुत ज्यादा भाजपा के लिए समस्या वाले हो गए हैं, और एंटी इनकम्बेंसी है। तो भाजपा बहुत फूक फूक के कदम रख रही है। भाजपा को पता है कि देखिए, जो मध्य भारत का क्षेत्र है ये भाजपा की मतलब कर्म भूमि है, एक लेबोरेटरी है, एक प्रयोगशाला है। अगर भाजपा मध्य प्रदेश में हार जाती है, 18 में भी हारी थी, बाद में उन्होंने समर्थन जुटा लिया, लेकिन अगर 23 में हार जाते हैं तो 24 पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि अगर मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में भाजपा नहीं जीती तो क्या जीत पाएगी। बिल्कुल, और 28 सीटें मध्य प्रदेश से आती हैं लोकसभा की, तो उसको लेकर भी चिंता जरूर होगी कि कुछ उन पर असर ना पड़े। इसी वजह से जो मीटिंग है, जो स्ट्रैटेजी है, उसको भी उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। सौरभ मालवीय, अगर बात करा जाए दोनों पार्टीज का, बीजेपी और कांग्रेस का, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दो सबसे बड़े चैलेंज दोनों पार्टियों के लिए आप क्या देखते हैं आने वाले चुनाव के लिए? देखिए अंकित जी, सबसे पहले तो ये हमें समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, चाहे राज्य का चुनाव हो या स्थानीय निकाय चुनाव हो, इसको बहुत गंभीरता से लेके पूरे देश में अपनी रणनीति के हिसाब से केंद्रीय नेताओं का उपयोग करके चुनाव लड़ती है। वहीं पर कांग्रेस के लिए एक दोहरी चुनौती है। एक तो राज्यों में से बाहर होना, लगातार कई साल से बाहर रहना, दूसरी बात कि केंद्र में लगातार बाहर रहना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस तालमेल का एक बड़ा संकट मध्य प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस को दिख रहा है। एक बड़ा एक बड़ा अंतर दिखता है साफ तौर पर। अब रही बात समझने की मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस तरह से क्या नजर आता है, तो खास करके मध्य प्रदेश संघ का एक बहुत बड़ा प्रयोगशाला नहीं कहेंगे, कॉर्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वहां कहेंगे कि मध्य भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत जड़ें हैं और वो गहरी है। चाहे वो मालवा का क्षेत्र हो, चाहे वो विंध्य का क्षेत्र हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो। और दूसरी जो सबसे बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है वो ये है कि वहां पर मध्य प्रदेश में इनके क्षत्रप नेता बड़े ताकतवर हैं। यदि नरेंद्र सिंह तोमर हैं तो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं तो विंध्य के राजेंद्र शुक्ला है। तो सभी कम से कम इस बनस्पति ये तुलना में, अब अजय सिंह हार गए या सिंधिया वापस इधर आ गए, बीजेपी में आ गए, ये सारी तमाम चुनौतियों से जूझता हुआ कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि अपने संगठन को ग्रॉस रूट पर भी खड़ा करे और बूथ स्तर तक जाए, मैनेजमेंट करे और बीजेपी के पास गिनाने और बताने के लिए और केंद्र की योजनाओं को और केंद्रीय नेताओं को लेके जाने के लिए, दोनों के लिए रास्ते बहुत साफ साफ दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए करो मरो की स्थिति है। जैसा कि किदवई साहब बता रहे थे कि 2023 बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि ये सत्ता से बाहर हुई, फिर अभी है और हो गई, तो कहीं और बड़ा संकट हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो सामने ही दिख रहा है। राशिद जी, जैसे कि कांग्रेस के लिए भी बड़ी डू और डाई बैटल है, तो हमने इसमें यह भी देखा कि कांग्रेस की रणनीति बाकी राज्यों से थोड़ी अलग यहां नजर आ रही है। कम से कम जो एक लीड रोल में जो कंफ्यूजन हमेशा रहती थी वो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में तो फिलहाल वो कंफ्यूजन दिखाई नहीं पड़ रही है। कमलनाथ के हाथ में ही कमान दिखाई पड़ रही है। तो एक समस्या जो कांग्रेस की हर राज्य में होती है वो समस्या मध्य प्रदेश में कम से कम दिखाई नहीं पड़ रही है। और अगर हम बात करें जो मुद्दे जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं, तो हिंदुत्व प्लस वेलफेयर का एक मिश्रण कांग्रेस यहां पे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। जी अंकित, ये बहुत ही दिलचस्प एक स्ट्रेटेजी है। देखिए, कमलनाथ ने अपने आप को बिल्कुल एक हिंदुवादी नेता के रूप में वो प्रस्तुत कर रहे हैं, और वहां के जो मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय है उसको भी कोई आपत्ति नहीं है। वो चाहती है कि भाजपा अगर को
कांग्रेस को, भाजपा को हराने में सफल हो जाती है तो वो कांग्रेस के साथ है, तो उसका कोई रिएक्शन या जिसे हम कहते हैं काउंटर पोलराइजेशन वगैरह नहीं हो रहा है। तो ये कमलनाथ के लिए बड़ी उपलब्धि है और कमलनाथ ने बहुत ज्यादा जो भी भाजपा या शिवराज सिंह स्कीम बताते हैं उसमें वो पैसा बढ़ा करके वो कहते हैं कि हम इतने पैसे देंगे, तो उससे लेकर के कमलनाथ की छवि है कि वो इंडस्ट्री ला सकते हैं, उनको खुद बहुत ही संपन्न और सुलझा हुआ व्यक्तित्व है उनका, तो पूरी की पूरी राजनीति उनकी मतलब जो सेंट्रलाइज लीडरशिप के बजाय वो लोकलाइज लीडरशिप है, तो इसलिए भी भाजपा को काफी यहाँ पर अड़चन और चुनौती का सामना करना पड़ता है। क्योंकि शिवराज सिंह के मुकाबले में एक सर्वे में आया था, उस सर्वे में मैंने देखा कि कमलनाथ की जो हिंदू हित की रक्षा करने वाले के रूप में कमलनाथ की छवि जो है लोगों ने उनको ज्यादा पॉइंट्स दिए बजाय शिवराज सिंह चौहान के। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कही कि अगर इस तरीके की सर्वे में लोग बात कह रहे हैं तो कमलनाथ जो शायद बाकी में देश के अंदर अगर किसी कांग्रेस नेता की ये छवि कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट जा सकती है, मध्य प्रदेश में ये कोशिश की जा रही है कि कमलनाथ इसको, जो जैसे मालवीय जी कह रहे थे कि वहां पर आरएसएस की बड़ी मोटी काडर है, जड़ें मजबूत हैं, तो उसका काट निकालने के लिए खुद को एक हिंदूवादी नेता के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। 90% से ज्यादा जो आबादी है वैसे भी मध्य प्रदेश के अंदर, मालवीय जी अंत में हिंदू पॉपुलेशन जरूर है, लेकिन SC ST जो कम्युनिटी है वो सीटें, खासतौर से ट्राइबल सीटें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली हैं इस आने वाले चुनाव में। उसको देखते हुए क्या स्ट्रैटेजी आपको दोनों तरफ से दिखाई पड़ रही है? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की स्वीकार्यता बहुत है, क्योंकि एक लंबे समय तक कार्यकाल पे बने रहना और निर्विवाद बने रहना उनकी लोकप्रियता पिछले दिनों के बीजेपी में उनके निर्विवाद बने रहना, लेकिन उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा लंबे समय तक रहती है। 18 में हमने उसको देखा भी, थोड़ा उनके खिलाफ वोट तो मध्य प्रदेश में बात सही है, शिवराज सिंह के पक्ष या उनके विपक्ष में ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात को कह रहा था। और पिछली बार के चुनाव परिणाम में कमलनाथ जी लगभग 14 महीने की शासन दिए, तो बनस्पति उस 14 महीने की पॉपुलैरिटी को और शिवराज सिंह के कार्यकाल को देखा जाए तो शिवराज सिंह की कार्यकाल शैली, स्टाइल और लोगों के जन जन के बीच में मामा की जो छवि है ये कहीं भारी पड़ती है, मजबूत पड़ती है। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया बड़ी महत्वपूर्ण है कि ट्राइबल बहुत महत्वपूर्ण है। मालवा में के क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ था बीजेपी को पिछले चुनाव में, वहीं से लगभग 18 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त थी। मुझे लगता है कि लगातार जिस तरह से योजनाओं को लेके जाना और कांग्रेस का उस क्षेत्र से बाहर होना अभी बीजेपी के लिए, अपने यदि वो बदलते हैं वहां के विधायकों को, वहां की नीतियों को, तो बीजेपी के लिए एक अवसर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान के जो चुनाव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उस पर विशेषज्ञों से चर्चा इसी तरह करते रहेंगे, देखते रहेंगे जमीनी स्थिति क्या बन रही है, और आपके लिए इस विश्लेषण को लेकर हम सवाल इंडिया का भी लाते रहेंगे। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला NDTV पर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, उससे बाढ़ और भूस्खलन की कई घटनाएं और हादसे सामने आए हैं। उसके मद्देनजर बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, सेना की मदद भी ली जा रही है। आपको कुछ तस्वीरें जरा वहां से दिखाते हैं। यह तस्वीरें आपको बताएंगी कि कितना बुरा हाल इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये कैसे एक महिला को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। ये आपको बताता है कि कितने बड़े दर पर ये पूरे नुकसान हो रहे हैं। कई जगहों पर रास्ते कट चुके हैं, लोगों तक पहुंचने का जरिया सिर्फ हवाई मार्ग से है और उसी तरीके से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कल ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जो काफ़ी खतरे की तस्वीरें थी, जिन्हें देखकर बिल्कुल दिल दहलाने वाली तस्वीरें थी। हिमाचल प्रदेश में बारिश की ऐसी मार पड़ रही है कि राज्य में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन बुरी खबरों का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं शिमला के कृष्णानगर इलाके से हैं, जहां भूस्खलन की वजह से कई घर पूरी तरह से ढह गए और इनमें कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका है। आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से जिनके घर जा रहे हैं वो परेशान लोग चीख पुकार कर रहे हैं। हालांकि इस घटना का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 लोगों की हादसे में मौत हुई है, जिनमें से एक का शव निकाला जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला के नगर निगम ने लोगों को वहां से सुरक्षित पहले निकाल लिया था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होते होते रह गया। दो डेड बॉडीज रिकवर करी थी, एक कंप्लीट था, एक का कुछ पार्ट था। तो उसमें सर्च अभियान अभी भी चला हुआ है और उसमें मलबा बहुत ज्यादा है और उसमें हम अपने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कटिंग का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हैवी मशीनरी भी प्रशासन यूज कर रहा है। तो वहां भी दोनों एंड पे काम चला हुआ है। शिमला में एक जो लैंड इलाका है उसके पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर बिल्डिंग गिरने का खतरा जो है वो बना हुआ है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर यहां पर ट्रैफिक रोक दिया है। पुलिस के मुताबिक मौसम ठीक रहा तो शिमला के कोर्ट रोड पर ट्रैफिक जल्द ही शुरू किया जाएगा। फिलहाल ट्रैफिक को संजौली की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। इधर हिमाचल प्रदेश के जो समर हिल इलाके में राहत और बचाव का जो काम है वो अभी भी जारी है। यहां पिछले 2 दिनों में 13 शव निकाले जा चुके हैं। इलाके में जो एसडीएम हैं उनके मुताबिक यहां पर 21 लोगों के दबे होने की आशंका है। सोमवार को भारी बारिश के दौरान यहां पर एक मंदिर ढह गया था, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हुआ। हमारे सहयोगी बीडी शर्मा इस वक्त हमारे साथ शिमला से जुड़ रहे हैं। बीडी शर्मा जी, ये इस वक्त काफी गंभीर हालात बने हुए हैं और शिमला में जो अभी हो रहा है वो इस बात की भी गवाही दे रहा है कि पिछले कई सालों में किस तरीके से बेरोक टोक जो शिमला के ऊपर दबाव बढ़ा है उसकी समझ लीजिए भरपाई अब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से पिछले काफी समय से लगातार जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है शिमला में, उसकी वजह से सीधे तौर पर ये बात साफ है कि वही दबाव आज काम कर रहा है। और जैसा आप कह भी रहे हैं कि शिमला में जो है लैंडस्लाइड एक के बाद एक लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, समर हिल में शिव बावड़ी मंदिर में लैंडस्लाइड हुआ, वहां से तस्वीर सामने आई। अब तक 13 डेड बॉडीज निकली है, अभी और भी रिकवरी होनी बाकी है। उसके बाद जो है एक लैंडस्लाइड और हुआ, वो फागली में हुआ, वहां भी 5 डेड बॉडीज निकली। हालांकि 5 लोग घायल थे, उनको बचा लिया गया है। उसके बाद पिछले कल ही एक और लैंडस्लाइड हुआ कृष्णा नगर में, वहां से भी 2 डेड बॉडी रिकवर हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां भी चल रहा है। और अभी जैसा आप कह रहे थे, हिमलैंड में भी एक और लैंडस्लाइड हुआ है और वहां भी रिस्क है, किसी वक्त भी जो है वहां पर बिल्डिंग गिरने का खतरा है। और भी कई ऐसे स्थान है, शिमला में राजधानी की बात कह रहा हूं मैं, कि कई ऐसी जगह है जहां लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं। हालांकि सुबह से मैं आपको बताऊं, आज बारिश रुकी हुई है, बारिश नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो लैंडस्लाइड है इसका क्रम जारी है। और जहां तक रेस्क्यू का सवाल है, शिमला के जो शिव बावड़ी मंदिर है, पिछले 3 दिन से वहां रेस्क्यू चल रहा है। और साथ ही जो कृष्णा नगर में है, जो लैंडस्लाइड कल हुआ है, वहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो फिलहाल जो राजधानी की स्थिति है इस वक्त, अंकित मैं बताऊं आपको, 20 के करीब डेथ्स जो है रिपोर्ट हुई है अकेले राजधानी शिमला से। और इसके अलावा अगर हिमाचल की बात करें तो ये आंकड़ा 60 से ऊपर पहुंच गया है, जो सरकारी आंकड़ा है। और साथ ही जो है 20 से 25 लोग अभी भी लापता है। अंकित, यानी कि जब से मॉनसून शुरू हुआ है तब से अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर 100 लोगों से ज्यादा, करीब 150 के आसपास क्षति जो हुई हैं वो मॉनसून में इस बार, जब से बारिश, जो पहले भी एक बार फ्लैश फ्लड्स आए थे जिसकी कवरेज हमने की थी, और अब ये जो हालात बने हुए हैं शिमला और बाकी जगहों में खास तौर से, इसमें भी काफी भारी नुकसान हुआ है। वीडी शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नू हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी की आज नू कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कल हरियाणा के फरीदाबाद जिले से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले एक पूरी बिट्टू बजरंगी भागा था, उसको पकड़ने के लिए पूरा पुलिस दल बल को लगाना पड़ा और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। बिट्टू बजरंगी पर शोभा यात्रा के पहले भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान बिट्टू बजरंगी
और उसके 15 से 20 समर्थकों ने तलवार और दूसरे हथियारों को लहराते हुए नारेबाजी की थी। पुलिस ने यह भी बताया कि बिट्टू बजरंगी इन सभी लोगों के साथ उसके खिलाफ अवैध हथियार अधिनियम और आईपीसी की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बिट्टू बजरंगी अपने आप को वीएचपी का नेता बताता है। उसकी गिरफ्तारी के बाद वीएचपी ने भी ट्वीट करके कहा है कि हमारा नेता ही नहीं है, आज से पहले उन्हें शायद इस पर कोई आपत्ति थी नहीं। मुकेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर पे कुछ एक जैसे से आरोप थे। इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, भड़काने का लोगों को, बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या क्या इस पर आरोप लगे हैं और मोनू मानेसर के नंबर के बारे में पुलिस क्या कह रही है? फरीदाबाद में गौ रक्षा फोर्स नाम से एक संगठन चलाता है और उसका राष्ट्रीय संयोजक है। नू हिंसा के पहले 31 जुलाई को ही उसने बयान दिया था जिसमें कहा था कि वो मेवात आ रहा है और क्या मेवात के लोग अपने जीजा का स्वागत नहीं करेंगे। इसके बाद वहां पर रिएक्शन हुआ, हिंसा हुई और शोभा यात्रा में बिट्टू बजरंगी शामिल था। उस पर यही एलिगेशन है कि उसने पुलिस की ड्यूटी में बाधा डाली, हथियारों का इस्तेमाल किया, पुलिस वालों को धमकाया, भड़काऊ बयान दिए। तो उसको अब दूसरी बार गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले उस पर 4 मामले पहले से दर्ज हैं जो कि भड़काऊ बयान देने के हैं। फिलहाल वो बेल पर था, लेकिन कल उसको नू पुलिस ने नू में हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन जो मोनू मानेसर है उसके बारे में अभी तक जो हरियाणा पुलिस है उसने साफ नहीं किया है कि क्या हिंसा में उसकी भूमिका है या नहीं है। जो उसका बयान है उसको लेकर भी अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। तो मोनू मानेसर को लेकर क्या हरियाणा पुलिस जांच कर रही है या नहीं कर रही है, या नूह की हिंसा में जो उसका रोल है उसको लेकर कोई जांच चल रही है, इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि खुद को हिंदूवादी नेता बताता है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी के बाद तमाम जो हिंदूवादी संगठन है और बीएचपी है उसने बिट्टू बजरंगी से किनारा कर लिया है और फिलहाल उनका कहना यह है कि उसका बीएचपी से कोई लेना देना नहीं है। तो पुलिस लगातार हिंसा के मामले में गिरफ्तारियां कर रही है और बिट्टू बजरंगी गिरफ्तारी जो है वो काफी अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में हैं। एयरपोर्ट से सीधे वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके समाधि स्थल अटल पर पहुंचे। कल नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि 2024 में देश को बीजेपी सरकार से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे में वाजपेयी को उनकी श्रद्धांजलि जो है वो उस पर जबरदस्त राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। चलिए आज के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV पर जारी है, बने रहिए।